बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जिस बुक के रिव्यू के ऊपर बात करेंगे उस बुक का नाम है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एक बहुत ही रिनाउंड इज़राइली ऑथर हैं युवैल नोआ हरारी। ये उनकी बहुत ही मशहूर किताब है। इनकी 3 किताबें हैं, सेपियंस, होमो डियस और 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। इंशाल्लाह हम इन तीनों किताबों को कवर करेंगे, लेकिन आज सेपियंस के रिव्यू के ऊपर बात करेंगे। सेपियंस के अंदर जो हरारे हैं वो इंसान की तारीख़ को कवर करते हैं, और सबसे पहला उनका जो थीसिस है इस किताब के अंदर, वो थीसिस है कि इंसान के अंदर 2 कैपेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो बाकी स्पीशीज़ के ऊपर डोमिनेट करता है। एक है पावर ऑफ इमेजिनेशन और दूसरा है पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब हरारे इंसान की इन 2 क्वालिटीज़ की बेस के ऊपर हिस्ट्री को कैसे रिकंसाइल करते हैं, आए इस चीज़ को देखते हैं। वो इंसानी तारीख़ को 5 हिस्सों के अंदर सेगमेंटाइज करते हैं। एक वो टाइम जिसके अंदर इंसान कोई भी काबिल ज़िक्र, कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं था। फिर कॉग्निटिव एरा है, फिर एग्रीकल्चरल एरा है, फिर इंडस्ट्रियल एरा है, और फिर साइंटिफिक एरा है। अब कॉग्निटिव एरा के अंदर, रेवोल्यूशन के अंदर वो ये बात करते हैं कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में इंसान ने 70 साल, 1000 साल पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया, और इंसान ने एज ए हंटर गैदरर अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया। इसकी चूँकि उस टाइम तक आग दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो इंसान की दांत लंबे होते थे, उसकी इंटेस्टाइन बड़ी होती थी और उसका ब्रेन छोटा होता था। इसी तरह जब आग दरियाफ्त होगी तो खाने को पकाना और चबाना और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना आसान हो गया, तो इंसान के दांत विद द पैसेज ऑफ टाइम छोटे होते गए और उसकी इंटेस्टाइन भी छोटी होती गई और उसका दिमाग, उसका ब्रेन बड़ा होता गया। फिर इंसान ने सिग्नल साइंस को और लैंग्वेज को डेवलप किया ताकि वो आपस में शेयर कर सकें और कोलैबोरेट कर सकें। इसके बाद एग्रीकल्चरल एरा आता है। इंसान ने ज़राअत को स्टार्ट किया, ज़राअत पे अपनी डिपेंडेंस डेवलप की। जब उसने ज़राअत पे अपनी डिपेंडेंस डेवलप की तो उसने मैस प्रोडक्शन की वजह से मैस गैदरिंग्स में रहना स्टार्ट किया। लेकिन जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था उसमें वो उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साबित ना हुआ, क्योंकि उसको अगर कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कॉग्निटिव टाइम के अंदर, कॉग्निटिव एरा के अंदर उसको 30 घंटे पर वीक काम करना पड़ता था, तो अब उसको 60 घंटे पर वीक काम करना पड़ता। सेकंड, उसकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात भी पूरी नहीं होती थी। पहले वो गोश्त पे रिलाई करता था, उसको खाता था। अब वो वेजिटेबल्स को, नट्स को, फ्रूट्स को, वीट को खाता था, तो उसकी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरियात पूरी नहीं होती थी। तीसरा, उसकी कुदरती माहौल के ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा हो गई, वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर, क्योंकि ये डायरेक्टली चीज़ें उसकी प्रोडक्शन को, उसकी पैदावार के ऊपर असर करती थी। जब पैदावार पे असर करती थी, तो जब चीज़ें उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलती थी, तो ये चीज़ें उसको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन काज करती थी। तो ये जो अनसर्टेनिटी की वजह से उसको स्ट्रेस काज होता था। और सेकंड, जब वो मैस गैदरिंग्स में रहना स्टार्ट किया तो बार्टर सिस्टम की बेस के ऊपर उनके लिए चीज़ों को लेके चलना मुश्किल हो गया। तो कहता है ये वो टाइम था जब इंसान ने डुअल रियलिटीज़ को क्रिएट किया। एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, दूसरी सब्जेक्टिव रियलिटी को उसने डेवलप किया। ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो आपके समंदर, दरिया, बेयाबान, पहाड़, जंगल, पौधे, दरख्त, ये सारी चीज़ें। और सब्जेक्टिव रियलिटी उसने, इंसान ने उसके मुताबिक ह्यूमन फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट की, जिसमें कहता है कि उसने मनी का कॉन्सेप्ट, मनी की फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की, गॉड्स की फिक्शनल स्टोरी क्रिएट की, पॉलिटिक्स की, लॉ की फिक्शनल स्टोरीज क्रिएट की। क्योंकि लॉ में भी अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये कोई भी टेंजिबल चीज़ तो नहीं है, ये एक स्टोरी है ह्यूमन क्रिएटेड, जिस पे ह्यूमंस यकीन करते हैं। इसमें एक चीज़ वो ये भी कहता है कि सारी फिक्शनल स्टोरीज़ के ऊपर इंसान का, मुख्तलिफ इंसानों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर उसका कोई, सारे के सारे इंसान पैसे के ऊपर और मनी के ऊपर यकीन करते हैं। और वो कहता है कि सबसे बड़े स्टोरी टेलर जो होते हैं वो हमारे फेडरल रिजर्व बैंक्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये लोग होते हैं। फिर वो कहता है एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि और भी स्पीशीज़ हैं जो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं, सिर्फ इंसान नहीं है। तो इसमें वो सोशल एनिमल्स जैसे बैबून्स हैं, चिंपैंजीज हैं, एलिफेंट्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, इनका बताता है। लेकिन वो कहता है कि ये मैस कोलैबोरेशन नहीं कर सकते, ये सिर्फ उन फैलोज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं जिनको जानते हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर कहता है कि आर्ट्स और बीज हैं, ये मैस कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये जो डिज़ाइंड पैटर्न
होते हैं ये उन्हीं के अंदर उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई सिचुएशन आएगी तो आर्ट्स और बीस जो हैं मैस कोलैबोरेशन, वो जो डिज़ाइन ऑलरेडी डिज़ाइन पैटर्न है उनके अंदर तो वो ये कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन नई सिचुएशन को फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट ना होने की वजह से या बहुत कम होने की वजह से उन सिचुएशंस को और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ये को डील नहीं कर सकेंगे। एक बहुत ही अच्छी बात हरारे यहाँ पे करता है, वो कहता है कि नो अदर स्पीशी कैन कॉपरेट फ्लेक्सिबली इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट ह्यूमंस। तो ये आज की किताब का पहला हिस्सा था। सेकंड पार्ट में हम इसके सेकंड हिस्से के ऊपर बात करेंगे। अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट बुक्स के रिव्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।